सो अहेड ऑफ द कर्व रही है। उसका मतलब ये है कि अगर हम देखें कि इन्फ्लेशन जो रहा है ग्लोबली वो काफ़ी ज़्यादा था, और इंडिया में जो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल लेवल में रहा है। जैसे आरबीआई का जो कंफर्ट जोन है वो है 4% प्लस माइनस 2%। हमारा जो इन्फ्लेशन मैक्सिमम हमने देखा है वो पिछले 3-4 साल में वो करीब 7 से 8% गया है। पहला दो जगह ऐसी है जो हम कहते हैं पुअर क्वालिटी और लो ग्रोथ मिड कैप और स्मॉल कैप। सो जो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स लो क्वालिटी की है, माने उनका रिटर्न ऑन इक्विटीज लो रहा है और जिनके अंदर अंडरलाइन ग्रोथ की जो पोटेंशियल है वो कम है, ऐसी कंपनीज में हमने देखा है कि उनके शेयर प्राइस में काफी उछाल आया है। सो इट्स अ ब्लेंड ऑफ बोथ सेगमेंट्स एंड इट प्रेजेंट्स अ वेरी गुड सॉर्ट ऑफ अ गोल्डीलॉक सिनेरियो फॉर इन्वेस्टर्स की दोनों का एक अच्छा बैलेंस मिलता है, और इसीलिए मिड कैप्स पर से एज अ सेगमेंट इज वेरी अट्रैक्टिव फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि ऐसे बिजनेसेस में ना जाएं जहां पे डिसरप्शन ज्यादा हो, रिस्क ऑफ या थ्रेट ऑफ डिसरप्शन हो, और फाइनली हम उन कंपनीज को डेफिनेटली अवॉइड करते हैं जहां पे गवर्नेंस ट्रैक रिकॉर्ड काफी बुरा है या वीक है। तो जब तक ये चल रहा है लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन आपके वंस अगेन शो के माध्यम से मैं यही बताना चाहूंगा लोगों को कि जनरली कोई चीज अगर कोई एसेट है जो आपको बहुत ज्यादा रिटर्न दे बहुत कम समय में, तो वहां से आपको बहुत ही कॉशियस होना चाहिए, आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो चीज जितनी ज्यादा जल्दी रिटर्न्स देती है उतनी जल्दी रिटर्न्स ले भी सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपने करियर के अर्ली पार्ट में ऐसी काफी कंपनीज में निवेश किया था जो काफी अच्छी क्वालिटी की थी और अच्छी ग्रोथ की कंपनीज थी, लेकिन 3 से 4 साल में मैंने उनके अंदर निवेश कम कर दिया क्योंकि शेयर प्राइस काफी बढ़ गए। So some companies went up by 3 times, 4 times, and I thought कि valuations काफी बढ़ गए हैं और हमें कम कर देना चाहिए हमारा एक्सपोजर, डिस्पाइट द फैक्ट कि अंडरलाइन जो कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी बढ़ती जा रही थी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नम्रता अरोरा है एंड वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड्स की बात। म्यूचुअल फंड्स की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशंस, कमोडिटीज, स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स, इन सब के बारे में बात करते हैं। और आज जो है हमारे साथ वी हैव समवन वेरी रिनाउंड फ्रॉम द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, मिस्टर विनय पहाड़िया, हु इज द चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर एट PGIM India Asset Management Company, who is overseeing equities and fixed income fund management. He joined PGIM India AMC in Jan 2023. Vinay is an industry veteran with nearly 2 decades of equity research and fund management experience. In his previous assignment, Vinay served as a CIO for Union Asset Management Company, and prior to this, he has worked with Invesco Asset Management Company as fund manager for equity. Mr. Vinay manages some of PGIM Mutual Fund's flagship schemes like PGIM India Flexi Cap Fund, PGIM India Large Cap Fund, PGIM India Small Cap Fund, PGIM India Mid Cap Opportunities Fund, and PGIM India ELSS Tax Saver Fund. Vinay has completed his BCom and MMS. Hello everyone, and welcome back to Mutual Funds की बात. Thank you so much for joining us again today. तो आज हमारे साथ है मिस्टर विनय पहाड़िया, who is the Chief Investment Officer of PGIM India Mutual Fund. Hi Vinay, thank you so much for joining us today, and we are truly honored to have you in our show in this particular episode. Thanks Namrata, happy to be on your show. Wonderful. तो विनय, let's get started with some of the questions that we have lined up for you. और ये जो हम आपसे सवाल पूछते हैं ना, ये हमारे काफ़ी सवाल हमारे व्यूअर्स की तरफ से ही आते हैं। तो आई डू होप कि हमारे जो व्यूअर्स हैं दे हैव एन अमेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एपिसोड। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी विनय कि हम सबको पता है कि हम एक ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पे अगर कोई चीज़, कोई इवेंट एक जगह पे होता है तो काफ़ी इकोनॉमीज को इसका इम्पैक्ट होता है। आज अगर हम देखें तो जापान, यूके ऐसी इकोनॉमीज में रिसेशन दोबारा से हो रहा है, लेकिन इंडिया स्टिल सीम्स टू बी अनइम्पैक्टेड, राइट? हमें अभी भी वी आर स्टिल लाइक दिस ब्राइट स्पॉट। तो आप हमें ये बताइए कि इंडिया जो है, in your opinion, how is India retaining its position as one of the fastest growing economies in the world? ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से कि we are still retaining that position? सो नम्रता, जैसा कि हम देख रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। इनफैक्ट सिर्फ यही नहीं है, इंडियन इकोनॉमी ग्लोबली अमंग्स्ट द टॉप 5 और 7 इकोनॉमीज रही है, और उसकी साइज के बावजूद इंडियन इकोनॉमी काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है।
एक्सपेक्टेशन ये है कि अगले 5 साल में इंडियन इकोनॉमी कुड बी एज लार्ज एज द टॉप 3 इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। तो ऐसा क्यों हो रहा है, एक बहुत ही स्वाभाविक क्वेश्चन है। और उसका एक सिंपल जवाब नहीं हो सकता है। बहुत सी चीज़ें हैं जो इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा दे रही है। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे देश की जो ओवरऑल आबादी है वो बहुत बड़ी है और उसके अंदर एक डेवलपिंग कंट्री जैसा एक स्टेटस था, जिसके वजह से ऑलरेडी हमारी जो पर कैपिटा इनकम है, इकोनॉमिक का जो कंडीशन है वो काफ़ी लो है। वहां से हम इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं, ग्रोथ देख रहे हैं। सो एक जो बेस है पर कैपिटा का वो काफ़ी लो है। वहां से हम और चीज एक जो कैटलिस्ट है इसको इम्प्रूव करने के लिए वो रहा है गवर्नमेंट की काफ़ी अच्छी पॉलिसीज रही हैं। इनफैक्ट पिछले एक दशक में हमने काफ़ी ऐसी पॉलिसीज देखी हैं जिससे स्ट्रक्चरली जो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो आउटलुक है वो अच्छा इम्प्रूव हो रहा है। काफ़ी सारे मेजर्स लिए गए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी हो गई है, जिससे काफ़ी जो एक इनफॉर्मल सेक्टर था वो चेंज होकर फॉर्मल सेक्टर में बदल रहा है। हमने फाइनेंशियलाइजेशन देखा है, जैसे कि काफ़ी लोग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में नहीं इन्वेस्ट करते थे, जिसके चलते टैक्सेशन में काफ़ी लीक्स होती थी, रिपोर्टिंग में काफ़ी लीक्स होती थी। और अब जब लोग जो रेगुलेटेड चैनल्स में आ गए हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए, तो काफ़ी हद तक सारी चीज़ें रेगुलेटरी एम्बिट में आ गई है, रिपोर्टिंग होने लग गई है, और इसके चलते जो एक ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ का जो माहौल है वो अच्छा बनते जा रहा है। सो मैं ये बोलना चाहूँगा कि काफ़ी चीज़ें हैं जो इस फिनोमिनन को कॉज कर रही है, बट जो मैंने अभी बताया वो उनमें प्रमुख रही है। बट यू थिंक ये लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल है, मतलब कि ये हमारा हम लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं कि वी विल सी दिस काइंड ऑफ ग्रोथ? आई थिंक जो हम अभी ग्रोथ देख रहे हैं इनफैक्ट वो काफ़ी स्ट्रांग है, और जो हमारी पॉलिसीज रही हैं उनको सस्टेनेबल बनाने के तरफ बढ़ती जा रही है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम देखें कि हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है वो पूरे वर्ल्ड के जो बड़े डेवलप्ड वर्ल्ड है उनके कंपैरिजन में अहेड ऑफ द कर्व रही है। तो अहेड ऑफ द कर्व रही है उसका मतलब ये है कि अगर हम देखें कि इन्फ्लेशन जो रहा है ग्लोबली वो काफ़ी ज़्यादा था, और इंडिया में जो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल लेवल में रहा है। जैसे आरबीआई का जो कंफर्ट जोन है वो है 4% ±2%। हमारा जो इन्फ्लेशन मैक्सिमम हमने देखा है वो पिछले 3-4 साल में वो करीब 7 से 8% गया है। और उसके बावजूद हमने देखा है कि ये जो 7 से 8% गया है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल लेवल में रहा है और रिवर्स होने लग चुका है। और इसके लिए जो हमारी पॉलिसीज रही है वो है इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करना, लेकिन वो ऑलरेडी हमने बहुत लो इंटरेस्ट रेट्स नहीं की थी। अगर हम फॉर एग्जांपल देखें डेवलप्ड वर्ल्ड में यूएस इंटरेस्ट रेट्स 0% से ऑलमोस्ट 5.5% हो गई है, तो 5.5% का इंक्रीज रहा है। वैसे और उसके कंपैरिजन में अगर हम इंडियन इंटरेस्ट रेट्स देखें तो वो करीब 4 से 6.5% हुई है, रफली 2.5% इंक्रीज। सो जो वॉलेटिलिटी रही है वो इंटरेस्ट रेट्स में इतनी नहीं है कंपैरिजन, अगर हम कंपेयर करें दूसरे वर्ल्ड मार्केट्स के इसका सामने। सो जो हमारी जो पॉलिसीज है काफ़ी हद तक हमें इंश्योर कर रही है हम एक सस्टेनेबल ग्रोथ पाथ पर जाएं, ना कि एक क्विक फिक्स लगा के जाएं। सो ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं। हम देखें फॉर एग्जांपल फिस्कल डेफिसिट की ओर गवर्नमेंट प्रयत्न कर रही है कि उसे कम किया जाए। इस बार के बजट में फॉर एग्जांपल हमारे निवेश मंत्री ने कोशिश की है कि फिस्कल डेफिसिट में कंट्रोल किया जाए, एक फिस्कल डिसिप्लिन लाया जाए, और ये सारी चीज़ें जो इंश्योर करती है वो है सस्टेनेबल ग्रोथ पाथ लॉन्ग टर्म के लिए। बल्कि अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी की भी बात करें तो अभी देयर वर नो चेंजेस इन द पॉलिसी, एंड अभी जो है इंटरेस्ट रेट जो बल्कि एक्सपेक्टेड है कि शायद कम ही होंगे इन टाइम्स टू कम, which is anyways a good thing. So yeah, okay. So let me Absolutely. ask you another question. एक बहुत ही wonderful saying है, calm before the storm, right?
तो अगर हम ईयर 2023 की बात करें, इट वाज अ वेरी गुड ईयर फॉर मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप सेगमेंट। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये तूफान से पहले की शांति थी? डू यू थिंक अब जो साल हैं, सब्सीक्वेंट ईयर्स, वो वॉलेटाइल होने वाले हैं मिड कैप या स्मॉल कैप सेगमेंट के लिए? तो आपका इसमें क्या ओपिनियन है? सो नम्रता जी, हमने जो पिछले साल देखा है वो काफ़ी अभूतपूर्व जैसी रैली रही है Yeah. स्मॉल एंड मिड कैप्स में। और क्लियरली मार्केट में काफ़ी हद तक एक्साइटमेंट और एफर्वेसेंस देखा गया है, जिसमें हमने देखा कि स्मॉल एंड मिड कैप क्षेत्र की कंपनीज के वैल्यूएशंस जो हैं काफ़ी हद तक बढ़ गए हैं। सो बिल्कुल ये एक थोड़ा चिंता का विषय है निवेशकों के लिए। और हमने फॉर एग्जांपल निवेशकों को ऐसा बताया है कि ऐसी 6 जगह है जहाँ पे निवेशकों को बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए अपने निवेश में। उसे हम माइक्रो बबल्स के फॉर्म में बता रहे हैं। तो वो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे निवेशकों को ध्यान रखना चाहिए? पहला 2 जगह ऐसी है जो हम कहते हैं पुअर क्वालिटी और लो ग्रोथ मिड कैप और स्मॉल कैप। सो जो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स लो क्वालिटी की है, माने उनका रिटर्न ऑन इक्विटीज लो रहा है और जिनके अंदर अंडरलाइंग ग्रोथ की जो पोटेंशियल है वो कम है, ऐसी कंपनीज में हमने देखा है कि उनके शेयर प्राइस में काफ़ी उछाल आया है। तो निवेशकों को ऐसी कंपनीज से थोड़ा दूर रहना चाहिए। तीसरी चीज़ है जो न्यूली लिस्टेड आईपीओ कंपनीज हैं। काफ़ी आईपीओ देखे गए हैं लास्ट 1 से 2 साल में। हमारा मानना है कि उनमें से कुछ अच्छी कंपनीज भी हैं, लेकिन काफ़ी ऐसी कंपनीज हैं जहाँ पे निवेशकों को बहुत ही संभल के रहना चाहिए। चौथी एरिया है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। जैसे कि हमने आईपीओ के लिए कहा, काफ़ी अच्छी कंपनीज भी हैं इस क्षेत्र में, लेकिन ऐसी काफ़ी कंपनीज हैं पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो अपनी फंडामेंटल्स से ज़्यादा प्राइसेस पर ट्रेड कर रही हैं, और इसके लिए वहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है कि मार्केट हैज़ गॉन अहेड ऑफ फंडामेंटल्स। और लास्ट की 2 सेगमेंट्स ऐसे हैं कि पहला है इंडस्ट्रियल और कैपिटल गुड्स सेक्टर। पर्टिकुलरली सेक्टर जैसे कि रेलवेज हैं और कैपिटल गुड्स सेक्टर की कंपनीज हैं, वहाँ पे फंडामेंटल से ज़्यादा शेयर प्राइस के रिटर्न्स रहे हैं। और लास्टली रियल एस्टेट। सो काफ़ी रेजिडेंशियल रियल एस्टेट डेवलपर्स के जिनके स्टॉक्स लिस्टेड है, वहाँ पे हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन आया है। अंडरलाइंग कंपनीज के फंडामेंटल्स इतने इम्प्रूव नहीं हुए हैं जितने शेयर प्राइस ने रिटर्न्स दिया है। सो हमारे हिसाब से ये 5 से 6 जगह ऐसी है जहाँ पे निवेशकों को ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें ओवरऑल मार्केट्स में जो वैल्यूएशन है, जैसे लार्ज कैप क्षेत्र की कंपनीज हैं, जैसे अच्छी क्वालिटी और अच्छी ग्रोथ की मिड कैप और स्मॉल कैप्स हैं, वहाँ पे वैल्यूएशंस अभी भी रीजनेबल हैं और इंडिया ग्रोथ स्टोरी को कैप्चर करने के लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी ऑफर करते हैं। बट देन यू डू थिंक कि आने के टाइम में अगर मैं एक मिड कैप या स्मॉल कैप फंड में निवेश करती हूँ तो वो मेरे लिए अच्छा होगा या अच्छा नहीं होगा? लाइक वी ऑलरेडी सीन द रैली, एंड अगर मेरा 3-4 साल का टाइम होराइजन है तो मे बी स्टे अवे फ्रॉम मिड कैप्स या स्मॉल कैप्स। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? सो नम्रता जी, अगर आप एक ऐसे निवेशक हैं जिनका इन्वेस्टमेंट होराइजन एटलीस्ट 3 साल का हो, तो डेफिनेटली मिड एंड स्मॉल कैप एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। लेकिन मैं आपके जो शो के माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि निवेशकों को इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि जो उन्होंने लास्ट 1 साल में या 2 साल में मिड एंड स्मॉल कैप्स में रिटर्न्स देखा है, ऐसी उम्मीद बिल्कुल ना करें। ये इन क्षेत्र की कंपनीज में आपको काफ़ी वॉलेटिलिटी दिख सकती है। वॉलेटिलिटी का मतलब ये है कि जब आप निवेश करें तो शेयर प्राइस गिर भी सकते हैं, काफ़ी सिग्निफिकेंटली गिर सकते हैं, काफ़ी सिग्निफिकेंटली बढ़ सकते हैं। तो अपना जो संयम है वो बिल्कुल ना खोएं। अपने जो लक्ष्य है, लॉन्ग टर्म लक्ष्य, उसके ऊपर नज़र रखें। पोर्टफोलियोज को डाइवर्सिफाइड रखें। सो आपका पोर्टफोलियो का एक पर्टिकुलर परसेंटेज मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज को एलोकेट करें। एसेट एलोकेशन बहुत ज़रूरी है। हमने जैसे कि देखा है हिस्टोरिकली इन्वेस्टर्स का सबसे बड़ा जो मिस्टेक रहा है वो है एसेट एलोकेशन। सो एसेट एलोकेशन की तरफ बिल्कुल ध्यान दें। आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर अगर आपको एडवाइस करता है कि एक्स परसेंटेज आप मिड एंड स्मॉल कैप्स में रखिए आपके एसेट्स, तो बिल्कुल हमारे फंड्स अच्छे हैं और मिड एंड स्मॉल कैप सेगमेंट्स के फंड्स अच्छे हैं।
अगर आपका 3 साल तक का निवेश का आउटलुक हो तो। So just adding on to what you said, कि अभी large caps में देखा जाए तो काफी valuations अच्छे हैं, and अभी जैसे बहुत सारे investors ने जो है अच्छे returns देख लिए हैं small और mid cap में. So do you think it's time कि वो अपने portfolio को rebalance कर दें, थोड़ा पैसा large cap में shift कर दें, क्योंकि अगर आपने अच्छे returns, हमें लगता है कि अगले 1-2 साल में शायद mid and small caps उतना अच्छा ना perform कर पाएं. Do you think it would be a good strategy to shift part of portfolio to large caps? एब्सोल्युटली, मैं बिल्कुल एडवाइस करूंगा इन्वेस्टर्स को। मैं बिल्कुल एडवाइस करूंगा इन्वेस्टर्स को अपना पोर्टफोलियो को थोड़ा रीशफल करें। उन्होंने जो स्मॉल एंड मिड कैप्स का जो एलोकेशन रखा है अपने पोर्टफोलियो से, तो थोड़ा कम करना ही चाहिए और उसे शिफ्ट करना चाहिए लार्ज कैप्स की तरफ, क्योंकि लार्ज कैप्स आज के दिन काफ़ी अट्रैक्टिव हैं फ्रॉम अ रिस्क रिवॉर्ड पे ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, और small and mid caps clearly have become on an overall basis much more expensive than what they were about a year back. So definitely investors should book some of their profits in small and mid caps, reduce some of that allocation towards large caps. Okay. Somehow I don't know why, but काफी questions मैं आपसे इसी space में पूछ रही हूँ. तो अगर हम Jan 2024 की ही बात करें, small caps inflows dipped, लार्ज और मिड कैप्स लाइक वी नो अब काफी अच्छा कर रहे हैं, तो ये बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है पहले तो. ऑल्सो जब हमें कोई एक लार्ज कैप या मिड कैप फंड को सेलेक्ट करना है अपने लिए, हमें क्या फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए? अगर निवेशकों को लार्ज एंड मिड कैप फंड को में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो पहली बात तो मैं यही बोलूंगा कि ये कैटेगरी काफ़ी अच्छी है आम निवेशकों के लिए क्योंकि इस कैटेगरी के अंदर फंड मैनेजर्स सिर्फ 2 कैटेगरी की स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, लार्ज कैप्स और मिड कैप्स। लार्ज कैप्स एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ होते हैं, स्टेबिलिटी होते हैं, और मिड कैप्स इन्वेस्टर्स को अपसाइड पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं, लेकिन थोड़ी वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है। तो इन दोनों का जब हम मिक्सचर करते हैं, जो हम मिश्रण करते हैं, तो एक ओवरऑल जो आउटकम होता है फंड का, जो इन्वेस्टर एक्सपीरियंस होता है, वो काफ़ी अच्छा होता है, और उसी का एक ग्लिम्स आपने देखा इस साल की जनवरी में। एक काफ़ी अच्छी अट्रैक्टिव स्पेस है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी, क्योंकि वहाँ पे हम एक अपॉर्चुनिटी है हमारे पास लार्ज कैप्स में ज़्यादा निवेश करने का और मिड कैप्स में कम निवेश करना है, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी मिड कैप्स में ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू स्मॉल कैप्स आज के दिन, बिकॉज ऑफ द ओवरऑल वैल्यूएशन रे-रेटिंग। बट ऐसा मतलब इज इट जस्ट वैल्यूएशन? व्हाई इज इट दैट लार्ज एंड मिड कैप्स आर डूइंग वेल? ऐसा क्या है? नम्रता जी, ऐसा देखिए, ओवरऑल मार्केट्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लार्ज कैप्स, मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स। जनरली आपने देखा होगा लार्ज कैप्स काफ़ी स्टेबल रहते हैं, रीजनेबल ग्रोथ रहती है। स्मॉल कैप्स में स्टेबिलिटी कम होती है, काफ़ी वॉलेटाइल कंपनीज होती है, नए बिजनेसेस होते हैं, छोटे बिजनेसेस होते हैं, उनमें ग्रोथ की पोटेंशियल बहुत होती है, लेकिन वॉलेटिलिटी भी बहुत होती है, वैल्यूएशंस कभी बहुत खराब होते हैं, कभी बहुत अच्छे होते हैं। लार्ज कैप्स में रिलेटिव स्टेबिलिटी रहती है। मिड कैप ऐसा सेगमेंट है मार्केट का जहां पे इन दोनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन नजर आता है, मीनिंग ये कंपनी इतनी छोटी भी नहीं है कि वो रातों रात बैंकरप्ट हो जाए या बंद हो जाए, या इतनी बड़ी भी नहीं है कि वो अपनी ग्रोथ की जो पोटेंशियल है वो उसमें खो दे। सो इट्स अ ब्लेंड ऑफ बोथ सेगमेंट्स एंड इट प्रेजेंट्स अ वेरी गुड सॉर्ट ऑफ अ गोल्डीलॉक्स सिनेरियो फॉर इन्वेस्टर्स की दोनों का एक अच्छा बैलेंस मिलता है, और इसीलिए मिड कैप्स पर से एज अ सेगमेंट इज वेरी अट्रैक्टिव प्योरली फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। अगर आप वैल्यूएशन छोड़ दें, अगर आप टाइमिंग छोड़ दें, तो जनरली मिड कैप्स एज अ सेगमेंट इज रीजनेबली गुड सेगमेंट फॉर इन्वेस्टर्स हु आर लुकिंग फॉर अ बैलेंस ऑफ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। और ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो मुझे कंसिडर करने चाहिए जब मुझे लार्ज एंड मिड कैप फंड्स को सिलेक्ट करना है? आई थिंक जो फैक्टर्स आपको जनरली सिलेक्ट करने चाहिए वो काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं दूसरे फंड्स के कंपैरिजन में। जैसे फॉर एग्जांपल फंड मैनेजर कितना एसेट एलोकेशन कॉल लेता है। फॉर एग्जांपल अगर फंड्स में काफ़ी एसेट एलोकेशन कॉल होते हैं, जैसे कि कैश कॉल्स होता है, वो लिया जाता है, तो उससे फंड में जो रिटर्न की पोटेंशियल है वो कम हो जाती है। दूसरा है, अगर लार्ज एंड मिड कैप फंड में फंड मैनेजर बहुत ज़्यादा स्मॉल कैप्स लेता है, तो वंस अगेन वो फंड का जो ऑब्जेक्टिव है वो डिफीट हो जाता है। सो अडियरेंस टू मैंडेट
is a very important quality which you should look out for selecting a fund. दूसरा आपको देखना चाहिए कि क्या वो बहुत हद तक कॉन्सेंट्रेटेड है या डाइवर्सिफाइड है. अगर कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो शायद आपको अच्छे रिटर्न्स शायद दे, लेकिन उसके साथ साथ आपको वॉलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा मिलेगी, जिसके चलते आप पास्ट रिटर्न्स को ज़्यादा अच्छे से कंपेयर नहीं कर पाएँ. और उसके अगेंस्ट में अगर वो डाइवर्सिफाइड होगा तो आई थिंक देर इज अ रीजनेबली good opportunity to compare historical returns and understand what can happen in the future. So I think some of these things are very important. Then of course there are a host of other tools, statistical tools जिसका आप यूज कर सकते हैं. आई थिंक ग्रो भी प्रोवाइड करता है अपने निवेशकों को, और काफी लोग प्रोवाइड करते हैं अपने निवेशकों को. जैसे फॉर एग्जांपल शार्प रेशियो है, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है. जिस फंड का शार्प रेशियो थोड़ा अच्छा होता है वो रिस्क एडजस्टेड बेसिस पर अच्छे रिटर्न्स दे रहा है. पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो फॉर एग्जांपल ये बताता है कि चर्न कितना कर रहा है फंड मैनेजर. जनरली कम चर्न अच्छा होता है निवेशकों के लिए कंपेयर टू ज्यादा चर्न, बिकॉज दैट ऑल्सो गिव्स यू कि भाई फंड मैनेजर कितना वॉलेटाइल है. सो आई थिंक इट्स अ ब्लेंड ऑफ ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स व्हिच हैज टू बी कंसिडर्ड इन सिलेक्टिंग अ फंड. सो कि आपने एक इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से हमें ये तो बता दिया कि कौन से फैक्टर्स हमें कंसिडर करने चाहिए जब हम एक लार्ज एंड मिड कैप फंड को सिलेक्ट करते हैं. सो लेट मी आस्क यू वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि ये भी आई थिंक एक इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू अंडरस्टैंड कि एक एएमसी जो है अपने स्टॉक्स को कैसे पिक करता है, राइट? So we'll pick two funds from your AMC, which is PGIM Small Cap Fund and PGIM Mid Cap Opportunities Fund. तो आप हमें ये बताइए कि इन दो फंड्स में आप किस बेसिस पे स्टॉक्स को पिक करते हैं. ऑल्सो आर देयर एनी रेड फ्लैग्स जिनकी वजह से आप स्मॉल कैप कंपनीज या मिड कैप कंपनीज में से एग्जिट करते हैं? वो क्या रेड फ्लैग्स होते हैं जो आप अपने लिए देखते हैं? बिल्कुल. सो पहली बात मैं बताता हूँ कि हम स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं. स्टॉक सिलेक्शन का जो हमारा तरीका है वो है कि हम शुरुआत करते हैं ऐसी सारी कंपनीज जो 500,000 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन से ज़्यादा हो. आज के दिन देर आर अबाउट 1100 कंपनीज, 1100 के आसपास कंपनीज ऐसी हैं जिनका मार्केट कैप 1000 करोड़ से ज़्यादा है. सो ये कंपनीज हमारा फर्स्ट सेट बन जाता है. इस सेट में से हम फिर फिल्टर लगाते हैं टू सी विच आर दोज कंपनीज विच हैव बेटर देन एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी एंड बेटर देन एवरेज ग्रोथ. तो हम ये कोशिश करते हैं ऐसी कंपनीज फाइंड आउट करने की जिनकी बिजनेस क्वालिटी अच्छी है, और वो हम जज करते हैं उनके रिटर्न ऑन इक्विटी से, और उनकी ग्रोथ की जो पोटेंशियल है हम जज करते हैं उनकी ग्रॉस प्रॉफिट ग्रोथ. सो ये दो चीज़ हम देखते हैं कंपनीज को फर्दर फिल्टर करने के लिए. सो ऐसा करने के बाद हमारे पास एक लिस्ट ऑफ रफली अबाउट 150 से 200 कंपनीज आती है, और इन 200 कंपनीज के अंदर हम हमारा इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स बनाते हैं जिसे हमारी इन हाउस टीम एक्टिवली ट्रैक करती है. और इन 200 कंपनीज में से फिर हम अलग अलग फंड्स के लिए फंड शेयर सिलेक्ट करते हैं. अब वो कैसे करते हैं? एक बार हमने डिसाइड कर लिया कि ये जो यूनिवर्स है वो अच्छी कंपनीज हैं जिनका ग्रोथ अच्छा है और इनका आरओई अच्छा है. हम उसके बाद एक और फिल्टर लगाते हैं कि किसकी मैनेजमेंट क्वालिटी अच्छी है. अगर किसी की मैनेजमेंट क्वालिटी खराब रही है, जैसे कि कोई मैनेजमेंट ऐसा है जो शेयर होल्डर फ्रेंडली नहीं रहा है, जिसने शेयर होल्डर्स के साथ कुछ बुरा किया हो, हम वो उन कंपनीज के शेयर्स को हमारे यूनिवर्स से ही निकाल देते हैं. हम उनमें कोई भी फंड में निवेश नहीं करेंगे. सो ऐसा करने के बाद हमारे पास जो लिस्ट आती है उसमें हम फिर फाइनली वैल्यूएशन का फिल्टर लगाते हैं. सो जैसे स्मॉल कैप फंड है तो कितनी स्मॉल कैप्स है, जैसे अभी हमारे पास ये 150-200 कंपनीज में रफली 60 से 65 कंपनीज ऐसी है जो स्मॉल कैप्स हो. तो अब इन 65 स्मॉल कैप्स में से हम डिसाइड करते हैं कि भाई कौन सी ऐसी कंपनीज है जिनके वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हैं और जिनका अगला 3 साल से 5 साल का जो आउटलुक है वो अच्छा रहेगा, जिसे हम कहते हैं ग्रोथ एंड वैल्यूएशन कंफर्ट. सो ये दोनों चीज जब मिल जाती हैं तब हम उनका सिलेक्शन करते हैं, और उसे फिर हम एक फंड मैनेजमेंट मॉडल के अंदर हम लोग डालते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ब्रॉडली उनका जो रिस्क रिवॉर्ड है, जो वैल्यूएशन के बेस पर अपसाइड है और उनका ग्रोथ पोटेंशियल, उनके बेस पर फंड में कितना एलोकेशन होना चाहिए, वो एलोकेशन हम
सारी कंपनीज को एक साथ रख के फिर जज करते हैं ऑन अ रिलेटिव बेसिस, और फाइनली पोर्टफोलियो बनाते हैं जिसके 4 कैरेक्टरिस्टिक होंगे। पहला, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होगा। दूसरा, पोर्टफोलियो का जो एक्टिव शेयर है वो कैटेगरी से ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, पहली बात तो एक्टिव शेयर क्या होता है? एक्टिव शेयर होता है आपका पोर्टफोलियो कितना डिफरेंट है कंपेयर टू द बेंचमार्क। So we will first look at diversification, active share. So the third aspect is we look at whether we are churning the portfolio too much. Our objective is to ensure we maintain a very low portfolio turnover. So जैसा हम निवेशकों को कोशिश करते हैं बोलने की कि इन्वेस्टर शुड स्टे इन द मार्केट फॉर द लॉन्ग टर्म, सिमिलरली हम हमारे फंड मैनेजर्स को भी यही बोलते हैं कि अगर आपको शेयर्स खरीदते हैं उसे आपको लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है। सो उसका मतलब है कि पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो कम होना चाहिए। और फाइनली हर फंड अपना मैंडेट के अनुसार इन्वेस्ट करेगा। सो जैसे कि अगर कोई स्मॉल कैप फंड है वो लार्ज कैप्स में नहीं इन्वेस्ट करेगा। कोई भी हमारा जो कोर इक्विटी स्ट्रैटेजी है उसमें हम कैश कॉल नहीं लेंगे फॉर एग्जाम्पल, जिससे अगर हम ये नहीं टाइम करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट अभी बढ़ गया है तो उसे हम थोड़ा कैश कलेक्ट कर लेते हैं वगैरह वगैरह। नहीं, हम कोशिश यही करते हैं कि जितना हमारा फंड एसेट्स है उसे ज्यादा से ज्यादा मार्केट्स में डिप्लॉयड रखें। सो आई थिंक ब्रॉडली इस तरह से हम लोग पोर्टफोलियो को डिजाइन करने की कोशिश करते हैं। तो विनय, जो आपका जो 150-200 का जो यूनिवर्स बनता है इवेंचुअली, उसमें फिर आप रेड फ्लैग्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? मान लीजिए ऐसी 200 कंपनीज में से वो क्या रेड फ्लैग्स होते हैं जिनकी वजह से वो 200 कंपनीज में जो है वो मतलब वो कंपनीज उस यूनिवर्स से निकल जाएं? पहली चीज हम देखेंगे कि कोई कंपनी का जो अर्निंग पावर है वो अगर वीक हो, लो हो, तो हम उसे हमें उसमें से हमारे यूनिवर्स में से निकाल देंगे। दूसरा, कंपनीज जिनके अंदर काफी लीवरेज या डेट ज्यादा हो वो हम अवॉइड करेंगे। तीसरा, किसी कंपनी का जो ग्रोथ पोटेंशियल है कम हो जाता है, जैसे कोई बिजनेस हो जिसके अंदर डिसरप्शन आ जाए, कोई उसके अंदर ऐसी चीज हो जाए जिससे वो बिजनेस वायबल ना रहे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पेट्रोल के ऊपर कार चलती है और मान लीजिए मार्केट शिफ्ट हो रहा है इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ, तो जो कंपनी पेट्रोल कार्स बनाती है वो उस डिसरप्शंस को फेस करेगी। सो हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि ऐसे बिजनेसेस में ना जाएं जहां पे डिसरप्शन ज्यादा हो, रिस्क ऑफ या थ्रेट ऑफ डिसरप्शन हो। और फाइनली हम उन कंपनीज को डेफिनेटली अवॉइड करते हैं जहां पे गवर्नेंस ट्रैक रिकॉर्ड काफी बुरा है या वीक है। सो हम ऐसी कंपनीज में बहुत ही ध्यान रखते हैं कि ऐसी कंपनीज में ना जाएं। So Vinay, the next question that I have for you is more from a first-time investor's point of view. एक जो first-time investor होता है उनको risk उतना नहीं लेना होता है, especially in equities, because they generally worried and fearsome कि equities में invest किया तो मेरा पैसा डूब जाएगा। तो एक जो first-time investor होते हैं वो hybrid funds को कैसे अपने portfolio में incorporate कर सकते हैं? So help us understand this from a first-time investor's point of view. फिर आप ये भी बताइए कि जो seasoned investors होते हैं क्या उनके पोर्टफोलियो में भी हाइब्रिड फंड्स होने चाहिए या नहीं? बिल्कुल। सो आपने बिल्कुल एक राइट क्वेश्चन पूछा है कि पहली बात, हाइब्रिड कैटेगरी के जो फंड्स हैं वो प्रिडोमिनेटली फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल हैं, या वो इन्वेस्टर्स जो कम सोफिस्टिकेटेड है, सीजन नहीं है। अगर कोई इन्वेस्टर सीजन है तो डेफिनेटली उनके लिए मेन लाइन इक्विटी फंड्स बेटर रहेंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में कब कितना कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। सो कमिंग बैक टू न्यू इन्वेस्टर्स, नए इन्वेस्टर्स और जिनका एक्सपीरियंस पहली बार हो रहा है, उन्हें ये देखना चाहिए कि उनका जो हाइब्रिड फंड है वो कितना एसेट एलोकेशन करता है इक्विटीज में विदाउट एनी आर्बिट्राज। फॉर एग्जाम्पल, दैट इज कॉल्ड एज द एब्सोल्यूट अनहेज्ड एक्सपोजर टू इक्विटी। सो कुछ फंड्स होते हैं जिनका अनहेज्ड एक्सपोजर 65% होता है, कुछ फंड्स होते हैं जिनका अनहेज्ड एक्सपोजर 90-95% भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन मार्केट एनवायरनमेंट। सो निवेशकों को ये चीज पता होनी चाहिए निवेश करने के पहले कि कितना पोटेंशियली ज्यादा एक्सपोजर, अनहेज्ड एक्सपोजर इक्विटीज में हो सकता है, और वो चीज उनकी रिस्क को डिटरमाइन करता है। तो आई थिंक सबसे पहली चीज वही देखनी चाहिए।
और दूसरा फंड का ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए कि फंड में कितना फ्लक्चुएशन रहा है इन टर्म्स ऑफ एलोकेशन टुवर्ड्स इक्विटी, नॉन इक्विटी एक्सेट्रा। आई थिंक ये ब्रॉडली दो चीज देखने के बाद निवेशकों को पता चल सकता है कि ये फंड उनके लिए सूटेबल है कि नहीं है। लेकिन मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा कि इस मामले में फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस देना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक फाइनेंशियल एडवाइजर का फुल टाइम प्रोफेशन है इस चीज को समझना और निवेशकों को समझाना। So, आपने आर्बिट्राज एज अ टर्म यूज किया, तो हमें ये बताइए कि आर्बिट्राज फंड्स भी होते हैं, राइट? सो हेल्प अस अंडरस्टैंड कि आर्बिट्राज फंड्स क्या होते हैं। ये अज्यूम किया जाता है कि ये रिस्क फ्री हैं या कम रिस्क रहता है, और इनके रिटर्न्स को भी हम लिक्विड फंड्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं। सो हेल्प अस अंडरस्टैंड कि आर्बिट्राज फंड्स होते क्या हैं और किस तरीके के निवेशक इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो आर्बिट्राज फंड जनरली एक फिक्स्ड इनकम फंड्स की कैटेगरी में रखे जा सकते हैं, क्योंकि अगर जो प्योर आर्बिट्राज फंड है वो कोई भी अनहेज्ड एक्सपोजर ना लें तो उनके अंदर के जो रिटर्न्स होंगे वो ब्रॉडली एक फिक्स्ड इनकम फंड्स की तरह रहेंगे, क्योंकि वो फुल्ली हेज्ड होते हैं। हेज्ड होने का मतलब ये है कि उन्होंने कोई शेयर्स खरीदा, अगर मान लीजिए 100 शेयर्स खरीदे तो उतने ही शेयर्स वो फ्यूचर्स में शॉर्ट करते हैं, जिससे उनको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ स्प्रेड लॉक इन हो जाता है, और एक महीने के बाद वो यही प्रक्रिया फिर से दोहराते हैं, जिससे ये स्प्रेड रियलाइज होता है और निवेशकों को उसका बेनिफिट मिलता है। सो ये जो रिटर्न्स होते हैं जनरली लिक्विड फंड्स के थोड़ा सा बेटर होते हैं, और हम रिकमेंड करते हैं जनरली इन्वेस्टर्स जो थोड़े सोफिस्टिकेटेड हैं उनको 3 मंथ्स की जिनकी फिक्स्ड इनकम की रिक्वायरमेंट्स है, जो 3 महीने के लिए एटलीस्ट रख सकते हैं पैसे फिक्स्ड इनकम फंड में, उनके लिए ये एक सूटेबल है। सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है आर्बिट्राज फंड में वो है इक्विटी का टैक्सेशन मिलता है निवेशकों को। एंड सो यू आर सेइंग कि जनरली जो सीजन्ड इन्वेस्टर्स होते हैं आइडियली उन्हीं को आर्बिट्राज फंड्स कंसिडर करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। All right, okay. So Vinay, now we'll talk a little bit about ELSS funds. ELSS, मेरे हिसाब से काफी इंटरेस्टिंग कैटेगरी रही है, स्पेशली नाउ अगर देखा जाए तो निवेशकों को लगता है कि इसमें इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं अगर हम न्यू टैक्स रेजिम को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि अब हमें अगर टैक्स डिडक्शन क्लेम ही नहीं करना है तो ELSS फंड्स में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आपके ओपिनियन में क्या ये अभी भी एक अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट है अगर हम टैक्स हटा दें? Is ELSS fund still a good investment? और एक ELSS fund को जो है, how can an investor identify the right ELSS funds? क्योंकि कुछ ELSS funds काफी large cap biased होते हैं, कुछ थोड़े mid cap biased होते हैं, तो हमें कैसे ELSS funds को select करना चाहिए? Help us understand with that as well. So आपके जो दूसरे क्वेश्चन का मैं आंसर यही बताऊंगा, जैसे कि हमने डिस्कस किया लार्ज एंड मिड कैप फंड्स को किस तरह से सिलेक्ट करते हैं, वही प्रक्रिया आपको ELSS को सिलेक्ट करने के लिए रखनी चाहिए, बिकॉज ELSS फंड्स जनरली फ्लेक्सी कैप फंड्स की तरह होते हैं। सो जनरली अगर आप देखें मोस्ट ELSS फंड्स एक फ्लेक्सी कैप फंड्स की तरह स्ट्रक्चर किए जाते हैं। एक निवेशक के लिए अगर टैक्स बेनिफिट ना देखें तो इस फंड में जो एक नेगेटिव है वो पॉजिटिव की तरह एक्ट कर सकता है। तो इस फंड का जो नेगेटिव वो है कि ये 3 साल का लॉक इन प्रोडक्ट है। सो अगर कोई निवेशक इसमें पैसे डालता है तो उसे 3 साल के पहले वो नहीं विड्रॉ कर सकता है। तो अगर इसे हम एक पॉजिटिव नजरिए से देखें तो ये एक डिसिप्लिन लाता है निवेशकों में कि अगर आपने पैसे डाले हैं तो 3 साल तक आप निकाल नहीं सकेंगे, और 3 साल तक अगर आप नहीं निकालते हैं और रहने देते हैं तो इक्विटी का जो पूरा बेनिफिट है आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप बीच में निकालने की आपकी कैपेसिटी रही और मार्केट वॉलेटाइल रहा तो आप शायद मिस्टेक कर दें, तो एक नए इन्वेस्टर्स के लिए ये जो नेगेटिव है वो एक पॉजिटिव बन जाता है। Okay. So you think कि ELSS funds का investment is more from a investor psychology point of view कि आपका लॉक इन है तो हम निकालेंगे नहीं। Okay. बिल्कुल बिल्कुल, और उसका एक बेनिफिट ये है कि फंड मैनेजर्स भी पोर्टफोलियो को थोड़े मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पे उन्हें रिडेम्पशन का प्रेशर ना हो। Okay, so now I'm going to talk about a very interesting category. हम सबको पता है कि जो सेक्टरल फंड्स होते हैं
वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की होते हैं। एक तो उनमें डाइवर्सिफिकेशन कम होता है बिकॉज़ द नंबर ऑफ स्टॉक्स आर लिमिटेड, प्लस आप एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट? लेकिन हमने ये भी देखा है कि आज के टाइम में काफ़ी इन्वेस्टर्स जो हैं वो सेक्टरल फंड्स, थीमेटिक फंड्स की तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं। वी हैव इनफ नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स टू प्रूव दैट, राइट? तो ऐसा क्यों हो रहा है, एंड हेल्प अस अंडरस्टैंड कि ये सही है नहीं है। सो गिव अस अ लिटिल पर्सपेक्टिव ऑन दैट। बिल्कुल। तो मैं इसका एक पर्सपेक्टिव ये देना चाहूँगा कि पिछले 4-5 साल में जो लोगों की एक स्पेक्युलेटिव बिहेवियर की टेंडेंसी है वो बढ़ गई है। अगर हम 5 साल में देखें कि जो नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स हैं वो 4 गुना हो गए। अगर हम पिछले 4 साल में देखे हैं तो हमारा जो स्टॉक मार्केट्स में जो कैश टू फ्यूचर्स टर्नओवर का जो रेशियो है वो करीब 500 गुना हो चुका है। दुनिया में एवरेज रहा है 10 से 12 गुना। इसका मतलब ये है कि काफी हद तक स्पेकुलेशन में लोगों को मजा आ रहा है, या लोगों को एक इंटरेस्ट जनरल डेवलप हो चुका है। ये सब चीजें बहुत अच्छी होती है जब तक आपको पॉजिटिव रिटर्न्स बन रहे हैं, आपने लॉसेस नहीं देखे हैं, और आपको हर चीज जैसे कि कहा जाता है ना, इजी मनी, आसान पैसा। तो जब तक ये चल रहा है लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन आपके वंस अगेन शो के माध्यम से मैं यही बताना चाहूँगा लोगों को कि जनरली कोई चीज़, अगर कोई एसेट है जो आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न दे बहुत कम समय में, तो वहाँ से आपको बहुत ही कॉशियस होना चाहिए, आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कुछ जो चीज़ जितनी ज़्यादा जल्दी रिटर्न्स देती है उतनी जल्दी रिटर्न्स ले भी सकती हैं। पिछले 4 साल में लोगों ने लॉसेस नहीं देखे हैं। एक बहुत ही बड़ा एक रिस्क जो हमें लगता है मार्केट के लिए वो यही है, क्योंकि काफ़ी निवेशक ऐसे आए हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट का जो रौद्र रूप है वो नहीं देखा। So I think that is the reason why most of the investors are flocking towards sectoral and thematic funds. हमने ऐसी situations काफ़ी बार देखी हैं स्टॉक मार्केट में। 1998-99 में बिल्कुल इसी तरह का एक माहौल था। फिर सन 2007 और 8 के दौरान भी ऐसा ही एक माहौल था। लोगों ने पावर सेक्टर की कंपनीज को ऑलमोस्ट 7 to 9 टाइम्स प्राइस टू बुक पे ले गए, और फिर सडनली उन्होंने रियलाइज किया ये सब तो कुछ वर्थ ही नहीं है। सो आई थिंक ऐसा एक सिचुएशन है एक सेगमेंट ऑफ द मार्केट में, और हम लोग कोशिश करते हैं कि इन्वेस्टर्स को उसकी तरफ कॉशन करें। Sure. So, let me ask you this very simple question, क्योंकि ये सवाल हम जनरली हमारे सारे स्पीकर से पूछते हैं कि आपके हिसाब से ऐसे वो कौन से बेसिक थंब रूल्स हैं जो एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर को फॉलो करने चाहिए कि so that they can build an effective portfolio and they can get confidence in equities. So I think some of the one of the biggest rules is to treat investments as a place where you can keep money for long term, save money, and expect it to deliver some returns. Don't treat investments as products of gambling or speculation. It is fraught with risk. पहली चीज ये है। दूसरी चीज, बिल्कुल भी लीवरेज ना करें, कोई भी तरीके का लीवरेज ना करें। आसान पैसा, इजी मनी जो लगता है उस तरफ बिल्कुल ना जाएं। एक हमने बहुत ही पॉपुलर सेइंग है हमारे इन्वेस्टिंग सर्कल्स में, मार्केट इज मोस्ट डेंजरस व्हेन इट लुक्स टू बी द मोस्ट इजी। सो जब आपको मार्केट्स में पैसे बनाना सबसे आसान लगता है तभी वो मार्केट सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है, एंड वाइस वर्सा। सो आई थिंक ये कुछ रूल्स हैं जो मैं बताना चाहूँगा इन्वेस्टर्स को। और बिल्कुल अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कनेक्टेड रहिए, उनकी एडवाइस मानिए, क्योंकि जैसे कि हमारे काफ़ी फाइनेंशियल एडवाइजर्स हमें बताते हैं कि इन्वेस्टर्स बुल मार्केट में हमारी सुनते नहीं। सो आई थिंक बिल्कुल सुनिए उनकी बात। दे हैव स्पेंट लॉट ऑफ इयर्स in market and understand it well, or I think this is the right time to take advice. Sure. All right. So just one or two more questions. सबसे पहले आप हमें अब ये बताइए कि आपने ऐसी क्या गलतियां की हैं जिनसे हम सीख सकते हैं। So what are some of the learnings that you've had which you think हमारे जो viewers हैं उनको benefit मिलेगा? So since मैं एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर हूँ तो मेरी गलतियाँ भी एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर जैसी रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपने करियर के अर्ली पार्ट में
ऐसी काफ़ी कंपनीज में निवेश किया था जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की थी और अच्छी ग्रोथ की कंपनीज थी, लेकिन 3 से 4 साल में मैंने उनके अंदर निवेश कम कर दिया क्योंकि शेयर प्राइस काफ़ी बढ़ गए. सो सम कंपनीज वेंट अप बाय 3 times 4 times एंड आई थॉट कि वैल्यूएशंस काफ़ी बढ़ गए हैं और हमें कम कर देना चाहिए हमारा एक्सपोजर, डिस्पाइट द फैक्ट कि अंडरलाइन जो कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी बढ़ती जा रही थी. तो आई थिंक मेरी सबसे बड़ी लर्निंग और मिस्टेक मैं यही बोलूँगा जिससे मैंने लर्न किया वो ये है कि जब तक कंपनीज की अर्निंग्स अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रो कर रही है, कंपनी की जो क्वालिटी है वो मेंटेन कर रही है, so you should continue to remain invested. Of course you can reduce your exposure to some extent depending on valuation, but keep a razor focused eye on what is happening to the company's earnings. तो ये मेरा एक बड़ी लर्निंग रही है. दूसरा ये रही है कि भाई मैनेजमेंट की जो बातें हैं उनको ना सुनकर मैनेजमेंट के जो एक्शंस हैं उनको देखें. सो बहुत सी कंपनीज के मैनेजमेंट आपको प्रॉमिस करते हैं कि हमारा 20% ग्रोथ हो जाएगा, 40% हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, वाई हो जाएगा. आपको ये ना देखकर उनके एक्शंस देखने चाहिए कि वो एक्चुअली क्या कर रहे हैं. तो आपको अगर वो बोल रहे हैं कि भाई हमारे कंपनी में बहुत पोटेंशियल ग्रोथ है और कल आपने देखा कि भाई उन्होंने ही अपने शेयर्स बेच दिए मार्केट में, तो बिल्कुल वो एक बड़ी मिस्टेक हो जाती है और उससे बचना चाहिए. मैंने काफ़ी सीखा है इन चीज़ों से. सो ये कुछ गलतियां रही है मेरे अर्ली पार्ट ऑफ करियर में जिसे मैंने सीखा है. Okay, last question. Any book recommendations for our viewers? मैं 2 बुक्स रिकमेंड करना चाहूँगा. बहुत आसान बुक्स है और सिंपल लैंग्वेज में है जो मुझे भी पसंद आती है आज भी. पहली बुक है पीटर लिंच ने लिखी है वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट, और दूसरी बुक है जो इन्वेस्टर्स को फाइनेंशियल लिटरेसी प्रदान करेगी, वो है साइकोलॉजी ऑफ मनी. I think this is also a very popular book written by Morgan Housel. So I think ये 2 बुक्स काफ़ी अच्छी है, सिंपल लैंग्वेज में है और जरूर इन्वेस्टर्स को इसका बेनिफिट मिलेगा. Cool, thank you so much विनय, थैंक यू फॉर योर टाइम. आई थिंक बहुत ही अच्छा एपिसोड था. आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को काफ़ी अच्छी लर्निंग्स मिलने वाली हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. Thank you very much Namrata, it's my pleasure. Wow, what a wonderful conversation with Mr. Vinay. I'm sure आप सबको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा and I'm sure you guys are waiting for the next one. तो जल्दी से जो भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए मैं आपके लिए समराइज कर देती हूँ. तो सबसे पहले हमने मिस्टर विनय से ये पूछा कि 2023 में मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट ने काफी अच्छा किया है. सो विल वी कंटिन्यू टू सी दिस काइंड ऑफ रन अप इन द मिड कैप एंड स्मॉल कैप सेगमेंट. तो मिस्टर विनय सेज कि सबसे पहले तो एज एन इन्वेस्टर आपको लो क्वालिटी कंपनीज या ऐसी कंपनीज जिनमें ग्रोथ एक्सपेक्टेड नहीं है उनको कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए. अगर आप IPO कंपनीज देख रहे हैं तो डेफिनेटली ऐसी कंपनीज को देखिए जिनकी क्वालिटी अच्छी है. He also says कि leaving that aside ऐसी बहुत सारी मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज हैं जो काफ़ी क्वालिटी के ऊपर फोकस करती हैं. Those are definitely the companies that you can invest in. But he also says कि अगर आपको स्मॉल कैप सेगमेंट में इन्वेस्ट करना है तो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कम से कम 3 साल का होना चाहिए. फिर हमने मिस्टर विनय से ये भी पूछा कि कंसिडरिंग मिड कैप और स्मॉल कैप ने इतना अच्छा किया है, काफ़ी इन्वेस्टर्स जो है अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट्स को बुक कर रहे हैं. तो रीबैलेंसिंग की वजह से लार्ज कैप की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं. Is it a good idea? तो मिस्टर विनय सेज कि आइडियली अगर आपका पोर्टफोलियो काफ़ी मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ बायस्ड है, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, तो डेफिनेटली आपको जो है लार्ज कैप में थोड़ा शिफ्ट कर देना चाहिए. सो ही सेज इट्स अ गुड आइडिया कि आप मिड कैप और स्मॉल कैप से थोड़ा लार्ज कैप की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं. फिर हमने थोड़ा लार्ज और मिड कैप फंड्स के बारे में बात करी एंड मिस्टर विनय सेज कि जो लार्ज एंड मिड कैप फंड्स होते हैं ये फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के लिए भी एक अच्छी कैटेगरी माने जाते हैं क्योंकि ये फंड एक इन्वेस्टर को ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों का कॉम्बिनेशन देते हैं. जो मिड कैप स्टॉक्स होते हैं वो आपके पोर्टफोलियो में ग्रोथ लाते हैं, दे हैव द पोटेंशियल टू ग्रो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. और जो लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं वो आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, वॉलेटिलिटी के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं. तो जब हम लार्ज और मिड कैप फंड्स के बारे में बात करते हैं, एक चीज़ जो इन्वेस्टर को ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि क्या एक लार्ज और मिड कैप फंड अपने इन्वेस्टमेंट मैंडेट को फॉलो कर रहा है या नहीं, और जो पोर्टफोलियो उसको अच्छे से डाइवर्सिफाई कर रहा है या नहीं अक्रॉस सेक्टर्स एंड स्टॉक्स. एंड एज एन इन्वेस्टर ये भी ज़रूर देखना चाहिए कि जो क्रिटिकल रेशियोज़ हैं वो कैसे हैं, जैसे कि पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो हो गया, शार्प रेशियो हो गया या स्टैंडर्ड डिविएशन बीटा.
इन सबको अच्छे से देखना चाहिए बिफोर पिकिंग अप अ फंड फॉर योरसेल्फ। फिर हमने मिस्टर विनय से ये पूछा कि जो ELSS फंड्स होते हैं क्या वो एक इन्वेस्टर के लिए अच्छी इन्वेस्टमेंट माने जाते हैं इवन विदाउट द टैक्स बेनिफिट्स। तो मिस्टर विनय सेज कि ELSS फंड्स एक फ्लेक्सी कैप फंड्स के जैसे होते हैं। सो थिंक ऑफ देम एज अ फ्लेक्सी कैप फंड जस्ट विद एडेड टैक्स बेनिफिट्स। लेकिन इन फंड्स में जो 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है वो एक इन्वेस्टर को फोर्स करता है टू स्टे इन्वेस्टेड फॉर एटलीस्ट 3 years, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट का वॉलेटिलिटी है वो थोड़ा कम हो जाता है और हायर रिटर्न्स मिलने की पोटेंशियल भी बढ़ जाती है। फिर हमने मिस्टर विनय से ये भी डिस्कस किया कि काफ़ी इन्वेस्टर्स जो है सेक्टरल और थीमेटिक फंड्स से अट्रैक्टेड हो रहे हैं, तो क्या ये सही है। तो मिस्टर विनय सेज कि आजकल जो है इन्वेस्टर्स काफ़ी स्पेक्यूलेटिव हो गए हैं। They are chasing easy money by ignoring the risks which are there in equity markets. तो ये says कि काफ़ी इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स जो हैं रिटर्न्स को चेस कर रहे हैं सेक्टरल और थीमेटिक फंड्स में, और इन्वेस्टर्स को जो है आइडियली इन कैटेगरीज में थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। फिर हमने मिस्टर विनय से उनकी कुछ लर्निंग्स के बारे में पूछा फ्रॉम इक्विटी मार्केट्स एंड ही सेज कि कभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट को एक प्रोडक्ट ऑफ गैम्बलिंग मत समझिए, कभी भी पैसा बोरो करके स्टॉक्स में मत इन्वेस्ट करिए। मार्केट सबसे डेंजरस तभी होती है जब उनमें पैसा बनाना इजी लगता है। सो ही सेज कि एक फाइनेंशियल एडवाइजर को लेके आइए जो आपको वॉलेटाइल स्टॉक मार्केट में नेविगेट करने की मदद करे। So that was about it in this particular episode. I do hope you guys had some amazing learnings. Please do like this video, share it with everyone, and please do subscribe to the Grow Mutual Fund channel. And thank you so much for watching. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.